वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले मिशन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 2 दशक बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को कनाडा में रहेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां उनकी मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री के अलावा G7 देशों के दूसरे बड़े नेताओं से होगी। ये लगातार छठा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर समिट के लिए बुलावा भेजा था। कार्नी अप्रैल में ही कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत तल्खी आई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कनाडा के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया भी जाएंगे। तो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के उनका ये दौरा, और सबसे पहले चूंकि कनाडा में G7 समिट हो रही है और कनाडा में 2 दिनों तक उनका प्रवास रहेगा और ये समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनाडा के साथ रिश्तों में भी अब क्या एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्या जो पुरानी कड़वाहट थी वो सारी खत्म होगी? एस बहल साहब, आपसे इस हिस्से पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि 8 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को इनवाइट मिला, तो इसका मतलब है वहां पे कुछ पर्टिकुलर खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जिनका बहुत स्वे रहा था अभी तक, जब तक जस्टिन ट्रूडो रहे उसके अंदर। उनकी पार्टी का नाम है NDP, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। जगमीत उसको हेड करता है। तो उस पार्टी का पहले बहुत जोर था, 25 सीटें थी उसकी वजह से ये रूलिंग पार्टी पार में आई थी। तो इस वजह से काफी हमारे रिलेशंस खराब हो गए थे। लेकिन एक अब नई हवा चल रही है, और जो अनीता आनंद है, फॉरेन मिनिस्टर हैं उधर की, भारतीय मूल की हैं, उनके आने के बाद बहुत बदलाव आए हैं। सबसे पहले उनको यह क्लियर हो गया कि जो 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, सबसे पहला था रूल ऑफ लॉ। वो इसके लिए बात करते थे रूल ऑफ लॉ की, क्योंकि निज्जर की किलिंग जिसके ऊपर उन्होंने कहा भारत के सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका कोई भी प्रूफ आज तक वो दे नहीं पाए। दूसरी चीज आती है जो भारत के साथ रिश्ते खराब हुए और जो स्पेस वो देते थे टेररिस्ट एलिमेंट्स, खासकर खालिस्तानी टेररिस्ट एलिमेंट्स को जो स्पेस देते थे। और मैं तो खुद वैंकूवर में देखा, प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय हाई कमीशन के सामने, तो बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वो है थोड़े से ही लॉट था। और जो बाकी कई गुरुद्वारों में मैं गया, मैंने नहीं देखा उतना उनका, हाँ सरे के अंदर उनका बहुत ही इंपैक्ट था या बहुत ही इंफ्लुएंस था। तीसरी चीज जो आती है कि भारत के साथ कैसे रिश्ते बेहतर किए जाएं, कि ये स्पेस को हटाया जाए। और आखिरी चीज है टैरिफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स कनाडा फेस कर रहा है, वही भारत भी फेस कर रहा है, वही यूरोपियन यूनियन भी फेस कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सही टाइम है कि जब हम मार्क कार्ने को मिलने जा रहे हैं, इसमें भारत, ये मीटिंग तो कंफर्म हो गई है कार्ने वाली, लेकिन हो सकता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने तो आएंगे, पर क्या वो मीटिंग होगी ये नहीं पता, पर शायद हो भी जाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण मौका है। भारत की इंपॉर्टेंस को कनाडा ने रियलाइज कर लिया है। बाकी सारे देशों ने प्रेशर डाला था कि देखिए G7 क्यों फॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे मैं टेररिज्म वाला मुद्दा ही अब लाना चाह रही थी कुलकर्णी सर। ये पाकिस्तान बड़ा विचलित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जो डेलीगेशन है वो अन्य देशों में गया, उसने भारत की पोस्चरिंग की। लेकिन G7 समिट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये एक मेगा डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, इट्स अ ह्यूज इंपैक्ट। और ऐसे वक्त ऑप सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके बाद पहली बार वो ट्रंप से भी मिलेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। यही नहीं, बाकी यूरोपियन देशों से मिलेंगे, और सबका मकसद यही होगा कि किस प्रकार से ये जो लड़ाई अब छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच में, इसको कैसे रोका जाए, विश्व में आतंक को कैसे संभाला जाए। बिकॉज हर कहीं ना कहीं यह आतंक से जुड़ा रहता है। इजराइल ने और हमास ने आतंक है, इजराइल हिजबुल्लाह आतंक है, उसमें भी धार्मिक कट्टरपंथी भी इसके साथ है, जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, धार्मिक कट्टरपंथी आफ्टर 1979 इन ईरान, वही ईरान जिसने हमास को खड़ा किया, वही ईरान जिसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, वही ईरान जिसने लेबनान में हिजबुल्लाह को मतलब उसको मजबूती दी, वही ईरान जो या अपने हुदीस के साथ यमन में है। अब वही ईरान अगर ये सोचता है कि
मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा या फिर रेड सी को बंद कर दूंगा, जिससे कि हो सकता है अगर ऐसे इस तरह का जिस प्रकार जैसे लड़ाई हुई 10% ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, 20% तेल जो जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर रेड सी से जाता है। तो ये सबको देखते हुए आर्थिक स्थिति बर्बाद ना हो जाए, आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए, किस प्रकार से टैरिफ जो ट्रंप लगा रहे हैं उसका क्या असर होगा। मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री जब बात करेंगे इन सब मुद्दों पर और सब हेड्स ऑफ स्टेट G7 से मिलेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये ईरान और इजराइल का भी जो जबरदस्त युद्ध हो सकता है, जो लोग कहते हैं तब्दीली हो जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर में। थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसे तो नहीं है जैसे फर्स्ट या सेकंड होता था, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से चाहे आपका कंप्लीट इकोनॉमिकली शाटर ना हो जाए विश्व, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है अपने प्रधानमंत्री और दूसरे मैं कहूँगा कि मेलोनी जी हैं जो इटालियन हेड हैं, जो ट्रंप के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि माहौल जो है वो अच्छा होता है। मैक्रोन है, माहौल अच्छा होता है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काम करने का तरीका है दत्ता सर, वो ये है कि मौका अपनी तरफ से वो पहले पूरा देते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान भी तो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मौका कनाडा को भी पूरा दिया गया, लेकिन जब ये देखा गया कि हाँ तलखी आ रही है और इसके पीछे वाजिब वजह है कि भारत को डिफरेंस बनाना पड़ रहा है, तो वो डिफरेंस भी बनाया। लेकिन अब जब एक नया चैप्टर खुल रहा है, अब देखिए हम डिटेल्स जो सामने रख रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, उन्हें न्योता भेजा था G7 समिट के लिए, और ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये उम्मीदें जरूर हैं कि अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते नए सिरे से एक नई करवट लेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कार्यशैली है वो एक बहुत प्रैग्मेटिक है। वो चाहते हैं कि भारत का रिश्ता हर एक देश के साथ, चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे जो हमारा और जो संगठन है उनके अंदर जो हमारी हिस्सेदारी है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे SCO हो, वो रहे और भारत की अहमियत उसके अंदर रहे। और भारत की अहमियत आज पूरी दुनिया देख रही है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा योगदान रहा है पूरी दुनिया में। कोविड के दौरान भी हमने दर्शाया है हमारा योगदान। जब भी कहाँ बड़ी त्रासदी होती है, चाहे तुर्की में भूकंप आया, भारत की सबसे बड़ी जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो भारत की है। 16 बटालियन NDRF, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी फोर्स हो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए। तो भारत ने हमेशा एक जो जिसको बोलते हैं कि वन अर्थ वसुधैव कुटुंबकम, तो हमने उसको मद्देनजर रख के काम किया है। और जो मोदी साहब का पहला कार्यकाल था, उन्होंने बोला नेबरहुड फर्स्ट। हमारे नेबर कौन है, वो भूटान गए, नेपाल गए, पाकिस्तान। तो हमने पूरी कोशिश करी कि हमारा जो रिश्ता है हमारे नेबरहुड से शुरू होकर दुनिया के हर एक मुल्क के साथ अच्छा रहे, क्योंकि भारत की किसी देश के साथ दुश्मनी नहीं है। भारत चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली हो, समृद्धि हो, लोग अपना अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से बिता पाएँ। तो अभी अगर ये हमारी पॉलिसी है, तो अभी जहाँ तक ये कनाडा का जाने का सवाल है G7 का, अगर भारत नहीं जाता तो नुकसान G7 का था। G7 किसी एक कंट्री का नहीं है, वो होस्ट करते हैं बारी बारी से। तो लोगों ने भी बोला होगा कनाडा को, भैया इंडिया की आज के दिन में बहुत अहमियत है, चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी है, सप्लाई चेन्स यहाँ से होके गुजरती हैं, इंडियन ओशन से लेके सब जो आपका इंडो पैसिफिक तक हमारी पैंठ है यहाँ पे। इंडियन ओशन के अंदर कोई भी समुद्री मूवमेंट इंडियन नेवी के इजाज़त के बिना नहीं हो सकता है। तो हमारा एक अपना रुतबा है, लेकिन हमने कभी भी किसी को दबाने की चेष्टा नहीं करी। अगर दुनिया में कोई आज एक ऐसा मुल्क है, कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो चाहती है कि दुनिया के अंदर भलाई हो, वो भारतवर्ष है। और ये सारी दुनिया आज के दिन मान रही है कि भारतवर्ष की अहमियत क्या है। भारतवर्ष इज क्लेमिंग इट्स राइटफुल प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। भारतवर्ष कोई ऐसा छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। वेस्ट ने बहुत कोशिश करी, ये जितने आपके पहले कॉलोनाइजर्स थे,
चाहे वो ब्रिटेन हो, जो भी हो वेस्टर्न वर्ल्ड के, सब लोगों ने कोशिश करी कि किस प्रकार से भारत को सर कॉलोनियल मानसिकता से चलने वाले उन देशों का भी आज की तारीख में हाल क्या है वो ये खुद जान रहे हैं। दूसरा मैं कनाडा के बारे में बोल दूं, कनाडा एक छोटा सा तबका जहाँ पे वहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से एक मुहिम चल रही है। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो नहीं चाहेगा कि एक किसी सब कैटेगरी की वजह से उस देश की इकोनॉमिक लॉस हो, उस देश के रिश्ते खराब हो दुनिया के एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ। इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सप्लाई चेन हो, हर चीज में भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी ग्रोथ और उस देश की ग्रोथ में भी भूमिका निभा रहा है। 30 सेकंड में जी। जो ये खालिस्तान मूवमेंट की आप बात करते हैं, अगर आपको याद हो, पंजाब से हर एक आदमी कनाडा जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है। तो एक समय है जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद में बहुत सारे जो सिख पॉपुलेशन को एक मुद्दा मिल गया कि किसी प्रकार से हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमें यहाँ पॉलिटिकली ऑप्रेस किया जा रहा है, और उसके माध्यम से उन्होंने पॉलिटिकल साइलम लिया, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो। अभी वही जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बोलते हुए तुमको हमने पॉलिटिकल साइलम दिया था, तूने बोला कि तुम खालिस्तान के चक्कर में तुम्हारा ये हो रहा है, अभी तुम खालिस्तान का झंडा लेके घूमो। तो ये जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी एक्सप्लॉइट करती है इस प्रकार के लोगों को जिनको पॉलिटिकल असाइलम दिया गया उस मुल्क के द्वारा, अभी तुम झंडा उठाओ और थोड़े नारे लगाओ। तो ये वो मुद्दा है जी। मैं अभी फिर थोड़ा सा आतंकवाद के ऊपर भी लेकर आना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 में बोलेंगे या जो भी उनकी चर्चाएं होगी, क्या उसमें टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा रहेगा? क्या उस पर वो अपनी बात जरूर रखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बाहर गए हैं या हमारे जो विदेश मंत्री बाहर गए हैं, टेररिज्म जो है वो सेंट्रल थीम रही है। बाकी बातें इकोनॉमी वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह तो डिस्कस होता है, लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पिछले 10-12 साल में जो टेररिज्म को सेंटर स्टेज में लाने का काम जो है इस गवर्नमेंट ने खूब किया है। और अभी भी जो हमारे डेलीगेशन गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने भी इसी बात के ऊपर एम्फेसिस डाला कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो इस विषय में तो बात होगी। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी का जो पॉलिटिक्स रहा है ट्रूडो के टाइम में, वो कनाडा के लिए ही बहुत बुरा था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कहीं मैं एक आधा बार गया हूँ कनाडा में और लोग भी वहाँ से बातचीत होती रहती है, सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट ही नहीं है वहाँ पर सक्रिय, वहाँ पर काफ़ी, क्योंकि लिबरल हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना आगे बढ़ा दिया कि वहाँ पर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के कई ISI मॉड्यूल वहाँ पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कई रिटायर्ड जनरल वहाँ पर सेटल हैं, जो वो नैरेटिव को जो है वो एंटी इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक तो वो सक्सेसफुल भी हो गए। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिएक्शन हुई थी उसकी कि ट्रूडो और उसकी लिबरल पार्टी इलेक्शन हार रही थी, और ये माना जाता था कि ट्रूडो लिबरल पार्टी विल लूज द इलेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला हम इसको 51 स्टेट बनाते हैं अपना, उससे रिएक्शन ज़बरदस्त हो गया। और जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोलता था, उसके अगेंस्ट बोलता था, तो उसके साथ वो पब्लिक सपोर्ट दोबारा से आ गया और वो दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन जो एंटी इंडियन एलिमेंट था वो जैसे पहले भी बताया गया, बहल साहब ने बताया कि 25 सीट से वो 6 या 7 सीट पर आगे जो एक्चुअल खालिस्तानी एलिमेंट था, हालांकि जगमीत ओपनली खालिस्तानी नहीं था, लेकिन उनको शेप मिल रही थी, उनको एनकरेजमेंट हो रहा था। तो ये एलिमेंट जो है अभी भी लिबरल पार्टी का बड़ा सपोर्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो नैरेटिव बदली होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कार्नी साहब ने डायरेक्टली एक मौका है उनके लिए रीसेट करने का रिलेशन। देखिए जो आवाम होती है, चाहे फिर वो किसी भी देश की हो, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होती है, उसे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद जो थोड़े बहुत हम देखते हैं ना बुलबुले से उठते भी हैं, वो बुलबुले सब शांत कर दिए जाते हैं। हो सकता है कनाडा में अब वही एक दौर शुरू हो जाए। इजराइल और ईरान के बीच अब तनाव बढ़ गया है। अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। इस बीच रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट तक बातचीत की है। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ इजरायली एक्शन की निंदा की और इससे बढ़ने वाले जोखिमों पर भी चिंता जताई।
पुतिन ने ट्रंप से कहा कि इजरायल के हमलों का मिडिल ईस्ट के पूरे हालात पर चौंकाने वाला परिणाम होगा। Обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе. Наш президент проинформировал американского коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана. Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия. Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе. Трамп со своей стороны также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана. Но характерно, что российские и американские президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращение к переговорному треку по иранской ядерной программе. तो अब समझना ये होगा कि राष्ट्रपति पुतिन इधर डोनाल्ड ट्रंप को बर्थडे विश भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। ईरान पे जो इजरायली हमला हुआ है उससे उनकी नाराजगी है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कर्नल साहब? मैं यहीं से आप चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सोल्यूशन, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो यही चर्चा हो रही थी ना कि रशिया पर, जो दत्ता सर ने कहा था कि रशिया पर एक अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा था, और उसी दौरान जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रही थी, 2022 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच एक ऐसा एक नया युद्ध का अध्याय छिड़ गया। अब ये तीसरा अध्याय जो हम युद्ध का देख रहे हैं, इन सबके पीछे क्या रशिया और अमेरिका का अनसेड, जिसे प्रत्यक्ष तौर पर हम नहीं कह सकते, क्या अनसेड एक भूमिका है जो क्लियरली दिखाई दे रही है? इसलिए 40 मिनट तक इतनी लंबी बातचीत हुई है। देखिए, एक तो इसमें एक दो इश्यूज हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच में वो डिस्ट्रस्ट नहीं है जो पहले प्रेसिडेंट और बाइडेन के बीच में होता था। कई से ओबामा का भी, बाइडेन का भी, जो पहले वाले पुतिन के बीच में इक्वेशन फिर भी बेहतर है। बेटर इन्होंने कई बार ये बोला है, और पुतिन ने भी खुद ये बोला है कि आई ट्रस्ट हिम। मतलब रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में, जो एक डिक्टेटर है, उसके बारे में बोलना, तो आपस में इनका थोड़ा तालमेल है। लेकिन समस्या ये है कि आप, क्योंकि इतने सारे जब जंग होती है और खासकर ऐसी भयानक जंग होती है तो समस्याएं बहुत जटिल होती हैं। किस इशू पर वहाँ मध्यस्थता होगी और किस इशू पर इजराइल मानेगा, ईरान मानेगा और अमेरिका मानेगा। पहली सबसे बड़ी बात यह है, क्या ईरान नेगोशिएशन दोबारा से शुरू करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप की कंडीशन कि भाई हम यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे इतने के बाद, और हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, बिकॉज दैट इज अ फंडामेंटल थिंग जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है। तो अगर ईरान के ऊपर भी दबाव डाला जाता है, रशिया की तरफ से दबाव डाला जाता है, और उनको ये बताया जाएगा कि भाई इजराइल के दुश्मन तो सभी हैं वहाँ पर अब में, लेकिन किसी के पास एटम बॉम्ब नहीं है, तो आप क्यों बनाना चाहते हो, हम आपकी देखभाल करेंगे, ये एक रास्ता निकल सकता है। दूसरा, अमेरिका का भी, अगर आपने देखा होगा, अमेरिका के जो मागा सपोर्टर्स हैं ना, उसमें डिवीजन हो गया है।
4 लोग हैं जो मेन कंजर्वेटिव है, वो ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगा, उन्होंने बोला, ट्रंप को बोल रहे हैं, भाई आपने तो बोला था कि अमेरिका के बाहर जो युद्ध है हम उसमें अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, हमें क्या मतलब है उनसे लेना देना, हम तो हुतीज को नहीं जानते, तुम जहां पर हो लड़ाई लड़ रहे हो, हमें कोई मतलब, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मागा सपोर्टर्स की, जो ट्रंप को बोल रहे हैं लड़ाई मत करो। तो हो सकता है कि रजीम चेंज के ऊपर ज्यादा जोर न, क्यों अभी रजीम चेंज नहीं हो सकता है, लेट्स एक्सेप्ट इट, जब तक युद्ध का जो माहौल है खत्म नहीं हो। अगर इन 2-3 इश्यूज के ऊपर सहमति बन जाती है और पुतिन अच्छा रोल प्ले कर सकता है या जी जिनपिंग अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच में ये बात जाएगी कि तबाही की जरूरत नहीं है। रशिया और अमेरिका अगर दोनों ही ये चाह लें कि इजराइल और ईरान आपस में ना लड़े, तो फिर लड़ कैसे रहे हैं? नहीं, लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो थ्रेट तो नहीं रहा ना। क्योंकि अगर ईरान ये बोलता है कि ओके मैं नहीं बनाऊंगा न्यूक्लियर हथियार, तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 60 दिन तक नेगोशिएशन करी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो यूरेनियम को इस लेवल के बाद एनरिच करेंगे जिससे न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, नेगोशिएशन में बैठकर एक्सेप्ट करते हैं, ओके हम नहीं बनाएंगे, और लिख कर देते हैं हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, तो लड़ाई तो उसी दिन समाप्त हो जाएगी। बट क्या ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, दैट इज अ मेजर इशू। लेकिन ईरान क्यों मानेगा? किस लिए मानेगा ईरान? उसके लिए भी तो उसकी सुरक्षा उसकी है। मीनाक्षी जी 1-2 पॉइंट से इसमें मान भी सकता है, क्योंकि कोई भी तबाही नहीं चाहता अपने देश की, ना इजराइल भी चाहता है और ना ईरान भी चाहता है। इसमें एक है, देखिए मैं यही बता रहा था, वहां इजराइल के बरखास्त सभी अरब देश हैं, लेकिन किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो ईरान को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई तुम्हें किस लिए चाहिए। दूसरा, अगर रशिया आश्वासन देता है, क्योंकि रशिया हमेशा ईरान को सुरक्षा देगा, उसको आश्वासन देगा, तो हो सकता है वो मान भी जाए। ठीक है मीनाक्षी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। अभी जो ये पूरा चल रहा था कि न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाएंगे आप, तो अभी शो ऑफ फोर्स हो गया, जिसके अंदर इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई कि मैं क्या स्ट्राइक कर सकता हूं, और इसके बरखिलाफ ईरान ने भी बता दिया कि मैं कितनी मार सकता हूं तुमको। अभी जब इजराइल के ऊपर भी काफी नुकसान हुआ है, तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो अगर ये दोनों तरफ पता चल गया कि दोनों तरफ नुकसान होगा बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, तो अभी क्या है, अगर ईरान कहता है ओके आई एम रेडी फॉर नेगोशिएशन, तो मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। अगर वो ईरान कहता है ओके मैं नेगोशिएट करता हूं, मैं नहीं बनाता फॉर द टाइम बीइंग, मैं इसको कैप कर रहा हूं, तो अभी क्या होगा, ये सिचुएशन डाउन हो जाएगी। वहां पे नेतन्याहू कब तक रहेगा पावर में, गॉड नोज। यहां पे कब तक ये खुमैनी साहब रहेंगे, कुछ नहीं पता। तो क्या होगा कि दुनिया के अंदर समीकरण बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन जंग रुक जाएगी। जंग रुकने के बाद ईरान अपनी तबाही बचा लेगा और इजराइल अपनी तबाही बचा लेगा, और दोनों की बात रह जाएगी। तो ये मेरा तो यही एडवाइस रहेगा ईरान को कि आप मान जाएं, आप न्यूक्लियर डील कर लें, इस जंग को रोक दें, आपका तख्ता पलट नहीं होगा, आपकी सरकार जब तक चलेगी। तो अभी इनको पर अभी क्या करना चाहते हैं? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद बात होगी यहीं भारत की, क्योंकि भारत में एक के बाद एक जिस तरीके से हवाई हादसे हो रहे हैं, ये बहुत सारी चिंताओं को जन्म दे रहे हैं।